जिंदगी एक नई जंग है। जी हाँ, जिंदगी एक जंग ही है और उस जंग को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज हम कोयलांचल यानी धनबाद और बिहार के ऐसे दो युवाओं से आपको मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने फिल्मी दुनिया में यानी कह सकते हैं कि मुंबई जैसे महानगरों में अपना झंडा बुलंद किया है। हमारे साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनीष जी हैं, मोहित जी हैं और साथी आदित्य जी हमारे साथ हैं। हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे 99 न्यूज़ में। सबसे पहले सवाल आपसे है मेरा कि छोटे शहर से निकलकर आपने मुंबई जैसे शहर में अपना एक मकाम हासिल किया है। कई सारे जो फिल्म एक्टर हैं उनको आपने डायरेक्शन अपना दिया है, क्या कुछ कहेंगे? मेहनत करना पड़ता है और मेहनत का नतीजा मिलता है। ऊपर वाला कहीं ना कहीं है और वो आपको ज़रूर मदद करता है। तो सिर्फ छोटे लाइनों में यदि कहा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब मैं पैदा हुआ था पुटकी में तो कोई महान आदमी पैदा नहीं हुआ था, कोई डायरेक्टर पैदा नहीं हुआ था। एक छोटे शहर का छोटा बच्चा, कोई बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं था। जब मैं पुटकी से बॉम्बे गया तो भी कोई महान आदमी नहीं गया था। अभी मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, लेकिन यदि मैं मुंबई में खड़ा हो सकता हूँ तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई भी आदमी यदि ईमानदारी से मेहनत करेगा और कुछ करना चाहेगा तो वो ज़रूर कर पाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, मैंने लाइफ में कुछ भी ग्रेट नहीं किया, उसके बाद भी मैं यदि जिंदा हूँ तो सब जिंदा रह सकते हैं। हमारे साथ एक्टर अनीश विक्रमादत्त जी हैं। आपने पहला जो फिल्म आपने बनाया है वो देवानंद जी ने आपको ब्रेक दिया था। जैकी श्रॉफ, नसरुद्दीन शाह, बड़े बड़े एक्टर के साथ आपने काम किया उस समय। क्या किस तरह का अनुभव रहा है आपका? एक थोड़ा सा करेक्शन, मैंने बनाया नहीं था, मैं उस फिल्म का हिस्सा था। जयदेव साहब ने इंट्रोड्यूस किया था फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। मैं अनुपम खेर जी के एक्टिंग स्कूल से हूँ। तो उस वक्त देव साहब चार्जशीट की कास्टिंग कर रहे थे और फिर कई लोगों को खेर साहब ने भेजा। सुभाष घई के स्कूल से कई लोग आए थे। तो देव साहब से मिला, काफ़ी दिनों बाद उन्होंने डिसीजन लिया ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ्स कि मुझे वो मेन लीड में कास्ट करेंगे। और मेरे लिए लाइफ का वो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था। देव साहब के बारे में बात करना जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसा है। मतलब उनके साथ आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ या कल जहाँ भी रहूँगा, ओनली बिकॉज ऑफ हिम। उनके साथ मैं ऑलमोस्ट 4 साल रहा। मैं उनका स्पॉट बॉय था, मैं उनका आई वॉज लाइक हिज सन, आई वॉज हिज एक्टर, आई वॉज एवरीथिंग टू हिम। मैं उनके इर्द गिर्द ही रहता था और बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, प्राइसलेस एक्सपीरियंस। और इतना कुछ सीखा उनके साथ रह के कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि आई कैन मेक माई ओन फिल्म्स। देव साहब हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन ऑल थ्रू आउट। तो से ग्रेट जर्नी। जब आप बिहार से सर निकले मुंबई सिटी के लिए, क्या कुछ आपके ध्यान में चल रहा था और किस प्रकार आपको वहाँ ब्रेक मिला, कैसे ब्रेक मिला सर? देखिए, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड डिफरेंट था। मैं मुंबई में पढ़ाई कर रहा था, मैं मिठीबाई कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर वहाँ सीनियर ऑफिसर थे, ही वॉज वर्किंग एट मुंबई एयरपोर्ट। तो मेरे लिए एक थोड़ी सी अलग जर्नी रही। मैं फिल्मों में जाना चाहता था, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। बिकॉज हमारे यहाँ बोलते हैं बिहार में आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो मैं भी उस प्रेशर में आके थोड़ी सी मैंने बैंक में भी काम किया, आईसीआईसीआई बैंक में काम किया, एचडीएफसी में काम किया। और इन द प्रोसेस आई वाज डूइंग थिएटर, आई वाज ट्रेनिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर। खेर साहब के साथ ट्रेनिंग ली और फिर जब देव साहब के साथ मौका मिला देन आई रिज़ाइंड। मैं एचडीएफसी बैंक में सीनियर मैनेजर था। तो आई जस्ट स्पोक विथ माई बॉस। मैं नेशनल सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करता था। तो मैंने बोला कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। ही वॉज क्रेजी, मतलब वो बोला अरे डोंट टेल मी दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन देवानंद। बोला यस आई एम गोइंग टू ज्वाइन हिम। तो इट वाज मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। और फिर देव साहब तो ही ट्रीटेड मी लाइक हिज फैमिली। तो वहाँ से फिर मेरी लाइफ टोटली टर्न अराउंड हो गई एंड आई नेवर लुक बैक। मोहित जी, एक सब और मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं जी, आप एक कलाकार भी हैं, आप एक डायरेक्टर हैं। तो तीनों को समावेश किस प्रकार से आप करते हैं? क्योंकि जब आप पत्रकार थे तो उस समय का
कार्य क्षेत्र जो रहा वो अलग रहा, इसके बाद जब आप अभी निर्देशक बन गए हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं, तो उस ये दोनों का एक्सपीरियंस बताइए आप हमें। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, सीधे शब्दों में बोलूँ तो ज़िंदगी सिखाते गई, ज़िंदगी चैलेंजेस देते गई, मैं उसको फेस करता गया। और कभी नहीं सोचा था, ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी आपके साथ बैठूंगा और आप ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे, न्यूज़ 99 मुझे बुलाएगी, मेरे साथ मेरा इंटरव्यू करेगी, कभी सोचा भी नहीं था। एंड बस जी रहे थे। पत्रकार इसलिए बना था क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि समाज को एक सही चीज़ दिखानी है, ये मन में हमेशा था कि कुछ तो समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी होती है। तभी मैंने इप्टा ज्वाइन किया कि हम ऐसा मोटिवेटिव शो करें, हम ऐसा प्रोग्रेसिव शो करें कि लोगों को हम कुछ बता सकें। दुष्यंत जी के गाने गा करके हम हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, झंडे लेके दौड़ जाते थे। रीज़न ये था कि हमको कुछ समाज के लिए करना, ऐसा लगता था। आज भी 25 साल मुंबई में डायरेक्शन करने के बाद वही चीज़ मुझे यहाँ खींच कर लाई है कि मुझे सर लगा कि मैं तो ठीक है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरे पास मुंबई में घर है, गाड़ी है, ठीक ठाक सा नाम है, गूगल ने थोड़ा वक्त मेरे ऊपर व्यर्थ किया है, मतलब है कि मैं कुछ ना कुछ कर गया ज़िंदगी में। तो सवाल ये था कि सब करने के बाद मैंने क्या किया धनबाद और कतरास के लिए? कुछ नहीं, ये करने के लिए मैं आया ही इसलिए हूँ। तो जो आपका सवाल था उसका जवाब वही है जो मैं आज कर रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी चैलेंजेस देती गई। मैं जीने के साथ साथ ये हमेशा टारगेट रखा था कि मुझे समाज को कुछ ना कुछ तो देना है। अब आज की तारीख में कतरास को या धनबाद को मैं सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता हूँ, एक नाम, क्यों मैं बना सकता हूँ, मैं प्रेजेंट कर दूंगा, लोग देख लेंगे। एक धनबाद के बारे में बोलना चाहूँगा, सॉरी थोड़ा सा डाइवर्ट होके, कि मेरा ऐसा मानना है कि धनबाद की जो इमेज दी गई है ना जनता के बीच में, वो धनबाद नहीं है, क्योंकि मैं तो वहीं रहा हूँ, मैंने तो वहीं सब कुछ सीखा है। आज यदि मुंबई में इमोशंस बेच रहा हूँ तो कमाया इमोशन यहाँ था, यहाँ से पूरी पोट्री ली इमोशन की और जाके मुंबई में बेचा मैं, जो आज तक बिक रहा है मेरा। तो उस शहर में ऐसा इंप्रेशन इसके बारे में बना दिया कि भाई धनबाद जा रहे हो तो बुलेट जैकेट पहन के जाना, पता नहीं किधर से गोली लग जाए। मैं 25 साल रहा, ना मेरे बगल से गोली गुजरी, ना मैंने ऐसा कुछ देखा। कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरे धनबाद को बहुत गंदे तरीके से प्रेजेंट किया गया। मेरी ख्वाहिश ये है मैं धनबाद को धनबाद के तरीके से, कतरास को कतरास के तरीके से, झरिया को झरिया तरीके से, जहाँ पे लोग रहते हैं, जीते हैं, सामाजिक सद्भावना के साथ उस रूप में प्रेजेंट किया जाए। ये मेरी चाहत है। यहाँ भी एक बाप होता है, उसकी तमन्ना होती है कि मेरा बेटा पढ़ के अच्छा अफसर बने या समाज के लिए कुछ करे, मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। वैसे माँ बाप भी होते हैं यहाँ पे, भाई ये भी तो दिखा दो, हम इसके अलावा सब दिखाते हैं। तो मुझे इस बात की कहीं नहीं कोफ्त थी। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सिटी, फॉर माई डिस्ट्रिक्ट, सो आई हैव कम बैक फॉर दैट ओनली। तो अच्छा ये बताइए कि आपने हिटलर दीदी जैसे जी सीरियल आपने बनाया है जिसमें एक बोल्ड लेडी का रोल अदा किया एक्टर ने, और उसमें अपने पुरुष प्रधान जो हमारा देश है उसमें महिलाओं को अपना बोल्ड अधिकार लेने का जो जज्बा उस कार्यक्रम में आपका दिखाया गया है आपके डायरेक्शन में, तो किसी तरह का विवाद भी आपको झेलना पड़ा? क्योंकि जिस तरह से आपने दिखाया है हिटलर दीदी सर विवादों से तो खैर लिस्ट है, यदि बताऊंगा कितने विवाद लाइफ में आए, कितने केसेस हुए जो उनको पता ही नहीं था। अच्छा ये भी विवाद का सब्जेक्ट है। पर जब हम हिटलर कर रहे थे तो मेरा जो पहला चीज़ था वो ये था, मैंने रति से कहा था कि तुम दुपट्टा नहीं लोगी। रति पांडे इज द गर्ल हु वाज प्लेइंग हिटलर दीदी, तो मैंने कहा कि तुम दुपट्टा नहीं लोगी। उसने कहा क्यों सर? मैंने कहा जहाँ दुपट्टा ले ली ना तो तुम एक दोसाई लड़की हो जाओगी, है ना। तो इसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं लड़की हूँ, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे पीछे पूरा परिवार और मुझे उसको पालना है। तो वो लड़की ना हो कि लड़का होती, वो ट्रांसजेंडर होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे इससे फर्क पड़ता है कि उसने परिवार के बारे में सोचा है, तो उसकी वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, उसको लड़ना आ रहा है और लड़ना है परिवार के लिए। तो फिर दुपट्टा और फिल्म को क्या आप एस्पिरेशन के तरीके से देखते हैं। एक हीरो कुछ पहनता है, आप पहनते हैं। सलमान खान ने बाल छिलवाया, पूरी इंडिया बाल छिलवा ली थी तेरे नाम के बाद, सब ने ऐसे बाल कर लिए थे। तो आप एस्पिरेशन है, आप ड्रीम मर्चेंट है, तो आप वो चीज़ बताएं कि ऐसे भी होती है और इसकी सच्चाई ये होती है। इसलिए मैं क्यों दुपट्टा लेते लड़की यूँ करेगी, जहाँ यूँ किए ना आपकी अदाएँ आ गई, आप में भंगिमाएँ आ गई, और आप वो लड़की हैं जो एक एक रुपए जोड़ करके घर चला रही है, आपके पास अदाओं और भंगिमाओं के लिए जगह ही नहीं है। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। सो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, और मैंने तो आपको बताऊं दिल्ली 6 में शूट की थी, प्रॉपर दिल्ली 6 में शूट किया 6 महीने, फुल ट्रेडिशनल दिल्ली 6 में मैंने शूट किया, एकदम जामा मस्जिद के पीछे
6 महीने वहाँ था, मैं कुछ 12 बार वहाँ अरेस्ट हो चुका हूँ, 12 बार। जब इसका मुंह करे आ जाए उठा लो मुआवजा को, मुआवजा जेल। बाद में हाल ये था जामा मस्जिद में शूटिंग कर ली हमने क्योंकि पुलिस वाला भी खुश हो गया, अरे सर आप ठीक ठाक तो दिखा रहे, पता नहीं पब्लिक क्या करती है। तो मैंने कहा सर शूटिंग करने दोगे? बोला कर लो। हमने जामा मस्जिद में भी शूटिंग कर ली, तो वहाँ भी दोस्ती कर ली। तो कंट्रोवर्सी होती रहती है, बट मकसद मैंने कहा ना सर कि मुझे यदि ये पता है, मेरी गैरत यदि कहती कि मैं सही कह रहा हूँ, मुझे यदि पीलो पे सर रखते ही नींद आती है, आई एम हैप्पी विद इट। सर मेरा अगला सवाल है आपसे, जी। क्योंकि मी टू जी काफ़ी चर्चा में रहा है, जी तो आप क्योंकि कई सारे एक्टरों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जी। ये मी टू का जो विवाद चला उसको लेकर क्या कहेंगे? आप ही ने कहा विवाद चला तो विवाद ही है सर ये विवाद है, और दो पर्सपेक्टिव है, दो नज़रिया है। एक तो नज़रिया ये है सर कि सचमुच में गलत हुआ है, कुछ लोगों के साथ टॉर्चर किया गया है। दूसरा ये है कि आप जानबूझ के यूज़ हुए थे, ये सोच करके कि मुझे इससे फ़ायदा होगा, और नहीं हुआ तो आपने केस कर दिया। जी तो दोनों ही नजरिए, वो ही दहेज वाला मामला है सर, ये फिर कंट्रोवर्शियल लाइन। जी दहेज के लिए मैं जानता हूँ कई लोगों ने दहेज के लिए, मुझे पता है दहेज का केस हुआ, ये हुए, अंदर गए, मुझे नहीं पता सही गलत क्या भी है, पर मैं कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जिनकी बहू ने कहा कि यदि बकवास करोगे ना, घर अलग नहीं किए ना, दहेज का केस कर दूंगी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो सब पर्सपेक्टिव दोनों ही तरफ है, तो ये नज़रिया है सिर्फ। सुशांत सिंह, जी सुशांत सिंह जी, उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आपने उनको डायरेक्ट भी किया है। तो उनके बारे में कुछ बताएं। सर कमाल का इंसान, बहुत प्यारा इंसान, बहुत ही अच्छा लड़का, इतना डाउन टू अर्थ कि आपको मैं बता दूं, कायपोचे के बाद वो हिटलर दीदी की ही लड़की जो है रति पांडे, जी वो उसकी दीदी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो सुशांत यूज्ड टू कम ऑन द सेट, और वो यहाँ बैठता था, वो सुशांत था, वो रेंज रोवर में आता था, उसके साथ ड्राइवर और एक बॉय आता था छाता लेकर के, लेकिन जैसे सेट पे आता था यहाँ बैठा, अरे सर छोड़ दीजिए ना, दीदिया को जाना लिट्टी खाने, और यहाँ बैठा होता था। तो ग्रेट, मतलब सर बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत दिल के करीब, दिल का सफ़ेद। एंड एक उसकी चीज़ थी, ही ऑलवेज लिव्ड लाइफ किंग साइज, उसको हर चीज़ बड़ा करना अच्छा लगता था। तभी वो टीवी छोड़, हम भी तो टीवी में थे सर, हमने भी तो सब पवित्र रिश्ता की, हमने साथ में इतने सारे शो किए, लेकिन वो टीवी छोड़ के चला गया फिल्म में, उसको बड़ा करना था। हमको इतने साल लगे भाई, 23 साल लगे डिसाइड करने में कि मुआवजा कुछ बड़ा करते हैं। 23 साल तक हम टीवी करते रहे, हमको लगा टीवी में हम कुछ कर पा रहे हैं, वही कर लेते हैं, बट ही वेंट, ही लेफ्ट। तो कमाल था आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। धनबाद के बारे में कुछ बताइए, कि क्योंकि धनबाद पे आप एक धनबाद पे वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं जी। क्या कुछ है उस वेब सीरीज में, क्या 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 सोच है उस आपकी? सर सोच ये है कि हर आदमी ये मान ले कि जैसे इस देश में बहुत सारे ज़िला हैं, वैसे एक ज़िला धनबाद है। जैसे देश में 130 करोड़ जनता है, वैसे 130 करोड़ जनता कि एक अंश यहाँ है। जैसे हर जगह परिवार होता है, परिवार में झगड़ा होता है, बहस होती है, पापा और बेटे में जनरेशन गैप होता है, भाई और बहन में बहुत बॉन्डिंग होती है, सब कुछ वो होता है। सिर्फ पृष्ठभूमि जो काला है वो कोयला है। और कोयले के बारे में एक बात बहुत खतरनाक कही जाती है, जो मैं बहुत जिस पे विश्वास करता हूँ, ये कोयला है साहब, इस कोयले का रंग सब पे चढ़ता है, कोयले पे किसी का रंग नहीं चढ़ता है। तो साहब ये धनबाद जो है कोयले का शहर है, इस शहर पे किसी का रंग नहीं चढ़ता है। ये शहर वैसे ही जी रहा, लोग क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, शहर वैसे ही जी रहा। और मानिए मेरी बात, मैं कल बैंक मोड़ में जब चाट खा रहा था तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी के 25 साल गायब हो गए। 25 साल पहले खालसा स्कूल में पढ़ते थे, वहीं चाट खाते थे, फिर है सेम टेस्ट, वैसे ही माताएं बहनें वहाँ आ रही हैं, वैसे ही अच्छे घरों के बच्चे आ रहे हैं, शामों खा रहे हैं, मम्मी के लिए पार्सल लेके जा रहे हैं, इतना अच्छा लगा। तो धनबाद के बारे में यही कहना सर। एक जोक बताता हूँ, मेरी मेकिंग जो है फिल्म मेकिंग, जी उसको फिल्म मेकिंग की ज़बान में कहते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ, जो मेरा स्टाइल है। जैसे कॉमेडी होती है, जैसे सीरियस होती है, तो वैसे मेरे मेकिंग को कहते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। स्लाइस ऑफ लाइफ में क्या होता है, कभी आप हंस रहे हैं, कभी आप रो रहे हैं, किस बात पे मजाक की पता नहीं चला, ये उस स्लाइस ऑफ लाइफ। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी मेरे आइडल हैं, मैं उनको भगवान मानता हूँ, तो वैसे फिल्में बनाना मुझे अच्छी लगती है। स्लाइस ऑफ लाइफ की एक लाइन है, धनबाद को डिवाइड कीजिए, तो धनबाद के बारे में धन बाद, भोजपुरी में कहेंगे तो कहेंगे धन बा द। तो हर कोई ये सोच के आवेला कि धन बा द, बाकी और चीज़ होला, खाली धन बातें ना होला, बाकी चीज़ भरल भाई शहर में। एक्टर अनीस विक्रमादित्य जी, आप कुछ बताइए अपने बारे में, अपने
फिल्मी दुनिया का सफ़र जो तय किया है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बिहार में आप रहते थे, जी। वहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे ये एक्टर बनने की इच्छा कैसे जागी आप? देखिए, इच्छा तो बॉम्बे जाकर डेवलप हुई थी, जब वहाँ मैं ऐसे कॉलेज में था, मिठीबाई कॉलेज में, जहाँ काफ़ी लोग करते थे, थिएटर से जुड़े हुए लोग थे, फिल्म करते थे। तो मेरी भी इच्छा हुई और हमेशा से मुझे लगता था कि कोई अपनी एक आइडेंटिटी बने, अपनी पहचान बने। और इसी कारण, बिकॉज़ आई नो पैसा आप कहीं भी कमा सकते हैं, शोहरत भी कहीं भी कमा सकते हैं, बट मेरी ये हमेशा से इच्छा रही है कि मेरी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो। मतलब मैं आज देखिए, सुशांत इज़ नो मोर, लेकिन वो नहीं है, लोग जानते हैं। कितने एक्टर्स चले गए, आप उन जाने के बाद भी लोग हैं। देव साहब चले गए, आज मैं हर दिन देव साहब ऐसे बात करता हूँ जैसे देव साहब ही अपने साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एक्टर बनने से आपको मिलती है। ये एक एक्टर की एक लेगेसी होती है। तो मेरी हमेशा से इच्छा रही थी कि मेरी एक अपनी पहचान हो, मेरा एक अपना नाम हो। तो मैंने उस दिशा में कदम उठाया और लकीली मुझे कुछ मौका मिलता गया, अपॉर्चुनिटी मिली। अभी तो जर्नी है जस्ट स्टार्टेड। आई एम जस्ट 3 फिल्म्स ओल्ड। मेरी एक फ़िल्म उफ़ान आ रही है इस साल, शूटिंग कंप्लीट हो गई है। मोहित जी उसमें क्रिएटिवली इन्वॉल्व हैं और काफ़ी तरह से इन्होंने हेल्प किया है। अभी ऑलमोस्ट 1 महीने में आई थिंक फ़िल्म रेडी हो जाएगी। तो एक वैगाटोर मिक्सर है जो नवकेतन की ही है, देव साहब के लड़के हैं सुनील आनंद, उन्होंने फ़िल्म बनाई है वैगाटोर मिक्सर, जिसमें हम लोगों ने गोवा में एक्सटेंसिवली शूट किया है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। और उसमें 7 कंट्रीज़ से आए हुए थे, सारा कास्ट क्रू सब बाहर का है। उसमें आई एम प्लेइंग ए कॉप। तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है और मैं देव साहब की तरह चाहता हूँ कि हर साल एटलीस्ट मैं एक फ़िल्म बनाते जाऊँ। तो अभी ये वेब सीरीज़ में मोहित जी मौका दिए हैं काम करने का। इनके साथ काम करने की मेरी बड़ी इच्छा रही है, बिकॉज़ ये जिस तरीके से मैं काम करता हूँ ये टोटली अलग हैं। तो हाईली डिसिप्लिन्ड, हाईली डेडिकेटेड। तो मैंने बोला चलिए, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, सो वी मस्ट ट्राई एंड डू समथिंग। तो दैट्स हाउ वी आर हियर इन धनबाद। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आएगा। जितना ये कमिटेड हैं, कॉज से जितना जुड़े हुए हैं, जितना इन्होंने स्क्रिप्ट पे जिस लेवल पे काम करते हैं, जो लोकेशन हम लोग देख चुके हैं, तो आई थिंक रिज़ल्ट विल बी वेरी गुड। तो देखते हैं, लाइफ इज़ ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, तो देखेंगे। चलिए सर, ये अगला सवाल आपसे ही हम करते हैं, क्योंकि आप धनबाद से जुड़े हुए हैं और धनबाद आपके दिल में बसता है। आप जब कल आपसे मुलाकात हुई तो आपने भी ये कहा, जो युवा है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, उसके लिए क्या संदेश है? आप क्या कहेंगे उन युवाओं को? जिद, सिर्फ जिद एकमात्र मंत्र है। बी श्योर कि आप क्या करना चाहते हैं और उसका जिद बना लीजिए कि मुझे करना है। फेलियर डेफिनेटली मिलेगा, पर उसको ओवरकम करना होता है, उसको जीतना होता है। आपने शुरू में कहा ना, बाजीगर के तो डर लगता है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो फेलियर मिलेगा आपको हार मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सीधा तो जीत किसी को थाली में परोस के नहीं मिलता है, लेकिन जिद पे रहेंगे तो ज़रूर मिलेगा। इफ़ मोहित झा कैन, देन एनीबडी कैन। सर, ऐसा है मोहित जी कि धनबाद में कई सारे फिल्म निर्देशक आए यहाँ पे और ये कहें कि हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग स्कूल चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट है फिर से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको यदि खोलना है ना तो प्राइवेट मत खोलिए। यदि खोलना है तो आप गवर्नमेंट से पैसे लीजिए, गवर्नमेंट को बोलिए वो खोलें, क्योंकि कला को बढ़ाना कोई बुराई नहीं है। पर क्या है, ये एस्पिरेशनल वर्ल्ड है, ये ड्रीम वर्ल्ड है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है। आपने जहाँ स्कूल खोला ना, 10 बच्चे घर में हड़ताल कर देंगे और पापा को बोलेंगे मुझे 25,000 दो, मुझे उसको स्कूल में एडमिशन लेना है, और पापा देंगे। उसके पहले तो पापा ऐसे ही परेशान थे, मेरा बेटा एक्टर बनने वाला है, बाद में 25 साल डुबा करके परेशान हुए, मेरा बेटा बनने वाला है। आपको बनना है तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकती सर जी, आपको खुद बनना है। और इंस्टीट्यूट से क्या होता है, यदि आपने एक
गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया सर, एक स्कॉलरशिप मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप निकलेंगे वहाँ से, वो निकलते ही आपके पास आएगा, आपसे ढंग से बात कर पाएगा, क्योंकि वो 3 साल कोर्स होगा। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं ना सर, वो 3 महीना सिखाते हैं। 3 महीने में कोई एक्टर बन जाए मजाक है, नहीं हो सकता सर, जिंदगी निकल जाती है। 3 महीने में कैसे आप बनेंगे? आप एक्टर हैं, किसी पर्टिकुलर एक्टिंग के लिए यदि ट्रेंड करनी तो 3 महीना काफ़ी है, फिर वो ठीक है कि आपको कैरेक्टर पकड़ाना है, कैरेक्टराइजेशन देनी है, बट एक्टर बना देगा 3 महीने में, इट्स नॉट पॉसिबल। यदि ऐसा होता तो एनएसडी में आज 3 साल का कोर्स नहीं होता, एफटीआई में 5 साल का कोर्स नहीं होता। तो एफटीआई या एनएसडी का एक वर्जन यहाँ खोलो ना, फिर ट्रेंड करो। आपके धनबाद के तो छोड़ो, और भी तो जगह है, डाल्टनगंज, पलामू, हजारीबाग, वहाँ भी बच्चे हैं जिनके एस्पिरेशन है, उनका कॉम्पिटिशन करवाइए, आप देखिए उसमें किसमें दम है, उसको उसमें लाइए, एक प्लेटफॉर्म दीजिए, वो सीख लेंगे ना। वो 3 साल जब वो लगातार पढ़ेंगे ना ब्रेख्त को, उसके थिएटर को, या अमिताभ बच्चन की फिल्में देखेंगे, या हिचकॉक की फिल्म, तो उसके बाद जब निकलेंगे ना तो उनको एक कॉन्फिडेंस होता है, वो एक्चुअल में आपने जो कुछ सिखाया है और उसको कहीं जाकर बेच पाएगा। ऐसे सिर्फ फुद्दू बनाने के लिए आपने, बेवकूफ़ बनाने का दुकान, आई हेट इट। मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि कोई आए और मेरे धनबाद के लोगों को बेवकूफ़ बना के जाए। आई पर्सनली डोंट लाइक इट। धनबाद मेरा है सर, मैं धनबाद का हूँ। आप क्या कहेंगे सर धनबाद के लिए, कोयलांचल वासियों के लिए, क्योंकि आपने कई जगह आज भ्रमण भी किया है, फायर एरिया भी आपने देखा है। बहुत देखिए, मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं मोहित जी से पर्सनल लेवल पर एक बात की जो मैं आज यहाँ पर बोलना चाहूँगा। मैंने बोला सर, लोग वाकई में इतने अच्छे हैं या आपके साथ इतने अच्छे हैं? क्योंकि पीपल आर टू गुड। बहुत ही ज़्यादा मजाक में बोल रहा था वो, मैं बहुत ही ज़्यादा वार्मथ मिला, और मैं बहुत एक अलग सी फीलिंग आती है यहाँ पर आकर, जो अनफॉर्चुनेटली बड़े शहरों में मिसिंग होता है जी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर मिलना लोगों से, और जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं तो कई लोगों से मिलते हैं परमिशंस के लिए। कई जगह लोकेशन घूम रहा हूँ मैं, तो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं, और सब लोग धनबाद में काफ़ी नाराज़ हैं कि जो छवि जो दिखाई गई है, दे आर नॉट हैप्पी विथ इट। तो जो मोहित जी कर रहे हैं इस मुहिम में, लोग इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मोहित जी, टीवी सीरियल निर्देशक करने के बाद आप 7 साल के लिए ब्रेक ले लिए, इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि आपको ब्रेक लेना पड़ा 7 साल का? नहीं, मैंने कोई ब्रेक नहीं ली है। क्या हुआ था कि मैं फिल्म करने गया था, फिर मुझे सडनली लगा कि नहीं, फिल्म में मुझे बहुत डोमिनेट किया जा रहा है, और टीवी में अच्छा खासा करता हूँ, लगातार कर रहा हूँ, आपको ही पता है मेरा जॉब, मतलब मेरे प्रोफाइल। तो मैंने फिर फिल्म से ब्रेक लिया, फिल्म से मैंने ब्रेक ले लिया। मुझे लगा नहीं यार, यहाँ पे मुझे बहुत दबाया जा रहा है। तो बेसिकली ये था कि सवाल ये था कि आप एक छोटे से तालाब की बड़ी मछली होना चाहते हैं या बहुत बड़े तालाब का बहुत छोटी सी मछली। तो मैंने कहा मैं बड़ी मछलियों की खुश हूँ, वो बस टीवी में आ गया। फिर वेब सीरीज़ के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैं बनाया है, और मैं वही आपको आपके माध्यम से धनबाद के अपने तमाम धनबाद वासियों से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा एक शो आने वाला है, मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगा, प्रोमो आएगा, मैं आपको बताऊँगा, प्लीज़ उसको प्रमोट कीजिएगा। एरोस 9 पे आएगा, एरोस की बनाई हुई वेब सीरीज़ का नाम है 7 कदम, और मैं इसके बारे में खुल के कहता हूँ सर, मैं इसलिए प्लीज़ कह रहा हूँ कि आपको पता चला वेब सीरीज ऐसा ही बनते हैं। 4 साल की आपकी बेटी और 84 साल की आपकी दादी, आप दोनों के साथ बैठ के एक साथ देख सकते हैं, आपको पूरी फिल्म में एक साला भी सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरी मंशा यही है कि यार टीवी देख, मोबाइल देख रहे हैं, कोई दिक्कत तो छिपा लिए, ऐसा पाप क्यों करना? ऐसा काम मत करो कि छिपाना पड़े या छिप के कोने में जाके देखना पड़े, ऐसा क्यों करना? तो मैं ऐसा चीज़ बनाना चाहता हूँ जो मैं अपने बच्चों को बता सकूँ। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उनको बोल सकूँ बेटा मैंने ये बनाया, देख लो। ऐसा नहीं मुझे ऑफर नहीं, मुझे भी बड़े ऑफर आते हैं, वैसे सोच के तो पहले आते हैं कि उनको पता है मोहित सर फटाफट कर देंगे, आता भी काम है इनको, मुझे कई अप्रोच आते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। क्योंकि काम करके आपको यदि नींद अच्छी ना है तो फिर तो मतलब नहीं है। वो वही फिर अगेंद्र दुष्यंत कुमार जी की वो लाइन है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ही आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी कुछ उसी प्रकार का है जी जो आज अभी आग लगी हुई है पूरे देश में। अगर हम कहें किसान आंदोलन, जी किसान आंदोलन में जो एक्टर हैं वो बटे हुए हैं, जी। कोई किसान के समर्थन में है, कोई उनके विरोध में है। आप इसको किस रूप में देखते हैं?
सर मैं बहुत ईमानदारी की बात बताऊं तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 महीने से ऑलमोस्ट 24 आवर मेरी जो है ना कोई वेब सीरीज़ उस पर लगातार लगा रहा, तो मैं खाली सुनता रहा। मैंने सुना है और सुनी सुनी बातों पे मैं राय नहीं देना चाहूँ क्योंकि फिर कुछ गलत ना हो जाए। कि मैंने ना तो किसान बिल के बारे में पढ़ा है, ना मुझे सचमुच में जानकारी है। जानकारी होती तो मैं ज़रूर कुछ बोलता, वो मेरा फील्ड नहीं था तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये पता कुछ हो रहा है, लड़ाई चल रही, कुछ लोग बट गए हैं, सही कह रहे हैं आप, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग सरकार के समर्थन में। मुझे आइडिया नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एकदम आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बोलने की स्थिति में भी होंगी, उसकी सच्चाई है ये। चलिए, अभी तो आप इस मामले में बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मेरा अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों कंगना रनावत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जो विवाद चला जी, वो भी काफी चर्चा में रहा। राइट। उस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? और जिस तरह से सरकार और एक्टर आमने सामने, क्या कहेंगे उस विवाद को लेकर? सर कुछ भी बोलना मेरे हिसाब से बोलने का हक है इस देश में, संविधान कहता है। तरीका गलत होना नहीं चाहिए, कुछ भी हो, तरीका गलत जो होता है ना वही गलत है। हमारे यहाँ शादी होती है तो गालियाँ देते हैं, और नहीं देते तो पंडित जी बोलते हैं गाली दो भाई, दूल्हा बैठा हुआ गाली दो, तो 25 लोग और घर ही आते हैं, तेरी अम्मा ऐसी, तेरे बाप ऐसे, और दूल्हा बड़ा खुश होता है, बुरा नहीं मानता। लेकिन आप रोड पे चलिए और किसी को बे साला बोल दिए तो झगड़ा हो जाता है। तो तरीके से फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कंगना जी का कहने का अंदाज गलत था। कहना गलत था या नहीं था वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि घर टूटेगा तो कोई भी छटपटाएगा, वो चाहे वो पेपर पे सही था या नहीं था। घर टूटेगा तो छटपटाहट होती है, आपके घर को सोफा फेंक दिया जाएगा, छटपटाहट होती है। बट तरीका यदि और भी गंदा होता जाए तो वो तरीका सही होना चाहिए। मर्यादा एक जो होती है, भाषा की एक जो मर्यादा होती है, उसका पालन होना चाहिए, मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है। एंड मैं इस पर बिल्कुल फर्मली कह रहा हूँ कि भाषा गलत इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन का पीरियड गुजरा सर, अभी तो भी सिनेमा घर जो है वो पूरी तरह से बंद ही है जी। इस दौरान आप लोगों का काम जो रहा वो पूरी तरह से बंद ठप रहा। जब शुरुआत हुई तो मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइज़र साथ में लेकर चलना है, तो वो उस समय किस तरह का ये रहा आप लोगों का काम करने का? देखिए, मैंने ये वेब सीरीज़ की ही आपको बता ही रहा हूँ। कुछ चीज़ें क्या होती है हमारी, आज भी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, वो इंडस्ट्री है, उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला दर्जा, और है वो इंडस्ट्री। हम बोलते ही फिल्म इंडस्ट्री है, टैक्सेस हम इतना भरते हैं, पैसे हमारे यहाँ इतनी बिजनेस होती है। सलमान खान की फिल्म में 600 करोड़ का बिजनेस कर रही है, टैक्स गवर्नमेंट के पास ही जा रही है, बट इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि हमारे पास ना कोई फंडा नहीं है। हमको ये नहीं पता है कि आप आज थोड़ा ज़्यादा काम कर ले, ज़्यादा स्टील निकल जाएगा, ज़्यादा रिंग बन जाएगा, ज़्यादा कमा लेगा, ऐसा नहीं है। अब बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे, सुपर फ्लॉप बनाएंगे, 300 करोड़ की फिल्म 3 रुपया नहीं कमाएगी। तो होता क्या, एक लाइट होता है, स्टैंड, आपके पास भी यूनिट है सर, एक लाइट होती है, एक स्टैंड, उसको एक लाइट में उठाता है, उधर रख देता है, फिर दूसरा लाइट उसको उठा लेता है। किधर से पालन करेंगे आप कोरोना का? एक कटर लगा, तीसरा की कटर लगा देता है, चौथा कैमरामैन बोलता है इधर टिल डाउन कर दे, फिर टिल डाउन कर देता है। सर 120 लोग हैं, किसको बोलेंगे? तो नहीं हो पाता है। मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकल नहीं था, कभी नहीं था, और आई डोंट थिंक ऐसा कभी हो पाया। लोगों ने कोशिश की होगी, पर सर अब जान लें, एक शूटिंग में 200 से 250 लाइट्स होते हैं, स्टैंड्स, लाइट कटर स्टैंड सब लेकर के, और वर्कर कितने होते हैं? 11। कैसे करेगा सर? जिसको इसने छुआ उसको वो छुएगा। तो बेटर क्या है, दरवाजे पे चेक कर लो भाई टेम्परेचर तो नहीं है, मास्क लगा लो, दूरी मेंटेन कर सकते हो, छूना तो पड़ेगा ही ना सर। 250 स्टैंड 11 आदमी छुएगा तो हर कोई घूम घूम के छुएगा। तो प्रिकॉशन जितना बाहर ले सकते ले लें, अंदर आने के बाद तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, अनलेस कपिल शर्मा शो, केबीसी कि भाई लाइट्स फिक्स है तो ऑन और ऑफ करना है, बाकी शोज में तो हिलते रहते हैं लाइट। मेरा अगला सवाल आपसे है, धनबाद पर वेब सीरीज पे आप काम कर रहे हैं, आपने सुशांत सिंह के साथ भी आपका अच्छा संबंध रहा क्योंकि बिहार से ही थे आप लोग, जब आपस मिलते थे तो सुशांत सिंह से क्या कुछ बातें होती थी? एक थोड़ा सा करेक्शन है सर, मेरा सुशांत जी के साथ कोई संबंध नहीं रहा, वो मोहित जी के क्लोज थे। बट मैं सुशांत को
उनकी पहली फिल्म मैं धोनी देखा, ठीक है, उसके बाद मैं उन पे फ़िदा हो गया। मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई बिहार से जाकर इतना झंडा गाड़ा किसी बंदे ने, इतना कुछ अचीव किया। और उनके जाने का मुझे बहुत दुख है। मैं पर्सनली प्राइवेट लेवल पे मैं मोहित सर से कई बार बात कर चुका हूँ, तो बड़ा दुख और अफसोस है कि वो नहीं है। बिकॉज़ अगर वो होते और आज जिस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं, मेरा मकसद यही है कि अपनी तरह की फ़िल्म बनाओ, अपने तरह के सब्जेक्ट बनाओ और अपनी शर्तों पे काम करो। तो जो प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो मोहित जी भी जिसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ये मतलब इट वाज वेरी मच पॉसिबल कि सुशांत काम करते हमारे साथ। बिकॉज एज ए डायरेक्टर वो एज एन एक्टर वो मोहित जी की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे एज ए डायरेक्टर, इनके डायरेक्टर ये होने का। तो मतलब अफसोस के अलावा कुछ नहीं है मतलब। और ये इंडिया में ही नहीं, मतलब मेरी फीलिंग नहीं है, आप किसी से बात कर लो बॉम्बे में, वर्ल्ड वाइड, मतलब लोग बहुत दुखी हैं। मतलब ये वो तार है जो कोई टच नहीं करना चाहता है। वी ऑल फील, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, बहुत ही सैड। अनिश जी, मोहित जी, 99 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।